हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि क्या है, वैद्युत रसायन। ठीक है, इस चैप्टर के ऑलरेडी हमने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। आज ये हमारा इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं, जो कि क्या है, फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि फैराडे यहाँ पे कैसे आ गए, वो तो फिजिक्स में है। तो आपको बता दें, फैराडे एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने ना केवल फिजिक्स में बल्कि केमिस्ट्री में भी अपना लॉ दिया है, अपना नियम दिया है। ठीक है, केमिस्ट्री में इन्होंने वैद्युत अपघटन संबंधी नियम दिया है और फिजिक्स में इन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम दिया है। ठीक है, या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड अपना लॉ दिया है। फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला नियम क्लियर करा देंगे, लेकिन अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अभी हम देखते हैं कि वैद्युत अपघटन संबंधी इन्होंने नियम क्या दिया है। ठीक है, अब इस चैप्टर का 3 लेक्चर जो हमने दे दिया है, अगर आपने अब तक वो तीनों लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके वो तीनों वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। वहां पे आपको तीनों वीडियोस देखने को मिल जाएगी। वहां से जाके पहले आप इस चैप्टर के तीनों लेक्चर देख लीजिए, अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे क्या, वैद्युत का, या कर सकते हैं फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधित नियम। ठीक है, तो अब वीडियो को याद कर सकते हैं कि टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिकल स्पेशलिस्ट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब फैराडे ने अपना लॉ कह दिया था वैद्युत अपघटन संबंधित नियम, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए कि वैद्युत अपघटन क्या होता है या वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। हालांकि जब हमने आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 आपको जब दिया था, तो वहां पे डिटेल में हमने आपको कवर कराया है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या है, तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है। ये सब आपके क्लास 8 के या 9 के टॉपिक हैं, जो कि मैंने वहां पे आपको रिकॉल करा दिया, ताकि आपको याद हो जाए फिर से कि आखिर तनु विलयन, सांद्र विलयन क्या होता है। अगर आप अभी जब अपने स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपके टीचर आपका मजा या फिरकी लेने के लिए आपसे पूछ ले कि बताओ तनु विलयन क्या है या सांद्र विलयन क्या है। इसीलिए हमने आपको वहां पे कवर करा दिया है और प्रॉपर डिफिनीशन भी लिखा दिया था। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें NaCl की, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत आसान है। NaCl की बात करें, अगर इस NaCl को हम क्या करते हैं, धारा देते हैं, यानी कि करंट फ्लो कराते हैं, NaCl पर करंट फ्लो कराते हैं, तो ये NaCl क्या करता है, Na प्लस के आयन में टूट जाएगा और Cl माइनस के आयन में टूट जाएगा। और जो धातु या कह सकते हैं जो भी मॉलिक्यूल आयंस में टूट जाते हैं, वो मॉलिक्यूल या वो पदार्थ ही क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ को धारा प्रवाहित करने पर, या कह सकते हैं किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा का प्रवाह कराने पर अगर वो पदार्थ आयंस में टूट जाते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में टूट जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को ही क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। ठीक है, अब अगर HCl पे आप क्या कर देंगे, करंट का फ्लो कराएंगे, तो ये HCl भी क्या करेगा, H प्लस के आयन में और Cl माइनस के आयन में टूट जाएगा। तो जो पदार्थ इसकी तरह से आयंस में टूटते हैं, यानी कि प्लस में और माइनस चार्ज में टूटते हैं, ऐसे पदार्थ ही वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया बेसिक नॉलेज। वैद्युत अपघटन संबंधित नियम अगर आप समझेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि फैराडे ने अपना प्रथम नियम या पहला लॉ क्या दिया था। अब फैराडे जो थे, इनका पूरा नाम था माइकल फैराडे। ठीक है, इन्होंने फिजिक्स में भी लॉ दिया है, हमने पहले ही बता दिया, और केमिस्ट्री में भी लॉ दिया है। तो वैद्युत अपघटन संबंधित पहला नियम इन्होंने क्या दिया है, उसको पहले हम डायग्राम से समझेंगे, फिर इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, मान ले हम यहाँ पे कोई एक सेल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, सेल ले लिया हमने। ठीक है, अब आपको पता है जब भी सेल लिया जाता है तो सेल में 2 प्लेट होती है। अगर आप अर्ध सेल लेंगे
तो एक प्लेट भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सेल ले रहे हैं, अर्ध सेल न लेके पूरा सेल ले रहे हैं, तो उसमें 2 प्लेट जरूर ही मिलेगा। एक होगा प्लस का प्लेट यानी कि प्लस चार्ज वाला टर्मिनल, एक होगा माइनस चार्ज वाला टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल लिया है और इस सेल में हम क्या करते हैं, 2 धातु की प्लेटें जिन्हें हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक है, वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया सेल और उन सेलों में हमने क्या किया, 2 प्लेट ले लिया। मान लो हमने इधर ले लिया माइनस का प्लेट यानी कि माइनस टर्मिनल वाला प्लेट और इधर ले लिया हमने प्लस टर्मिनल वाला प्लेट। इतनी चीजें क्लियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने धातु की प्लेटें ली हैं, इन धातु की प्लेटों को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि ये क्या है, धातु की प्लेट है। पहली बात तो धातु की प्लेट है और इन धातु की प्लेट को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। बाबू क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको पता होगा कि जब कभी भी धन टर्मिनल की बात की जाए तो धन टर्मिनल वाले प्लेट को एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। तो पॉजिटिव वाले को हम कह देंगे एनोड, ठीक है, और निगेटिव वाले को हम कह देंगे कैथोड। ये चीज क्लियर होगी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, एनोड कैथोड ये सब में फंस जाते हैं, सोचते हैं यार कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। सीधे याद रखेंगे, अगर प्लस चार्ज है, प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज है, तो वो जो पूरा प्लेट है वो एनोड का टर्मिनल है, यानी कि प्लस चार्ज को ही एनोड कहा जाएगा। क्लियर। माइनस चार्ज है, सीधे सीधे इसको कह देंगे कैथोड। अब अगर माइनस चार्ज है तो इस प्लेट पे पूरी तरह से माइनस चार्ज फैल जाएगा। सेम इसी तरह से प्लस चार्ज इस वाले प्लेट पे पूरी तरह से फैल जाएगा। क्लियर। अब हमने जो सेल लिया है, इस सेल में हम मानते हैं कि इस सेल का जो घोल है, विलयन है, सॉल्यूशन है, वो क्या है, वैद्युत अपघट है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। अब वैद्युत अपघटन संबंधी नियम तभी आप समझ पाएंगे जब कोई सॉल्यूशन वैद्युत अपघट्य लेंगे, तभी तो समझेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेल में जो सॉल्यूशन हमने भरा है, मान लेते हैं वो सॉल्यूशन किसका है, NaCl एक वैद्युत अपघट्य है। अभी हमने बताया कि वैद्युत अपघट्य वो पदार्थ होते हैं जो आयंस में टूट जाते हैं या जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह करने पर वो आयन में टूट जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर थी। तो अगर हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया है, यानी कि ये पूरा जो सेल बना है, मान लेते हैं ये पूरा सेल किसका है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ NaCl का सेल है। क्लियर। अब जब भी हम NaCl का विलयन लेंगे तो ये NaCl सबसे पहले क्या है, वैद्युत अपघट्य है। क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। ठीक है। अब इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो कि हमने NaCl लिया है, तो Na टूट जाएगा प्लस में, क्योंकि वैद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पे Na टूट गया आपका प्लस में और Cl टूट गया आपका माइनस में। अब एक चीज फिजिक्स में बेसिक आपने पढ़ा होगा कि विपरीत प्रकार के आवेश ही क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपनी क्लास में ही, अगर आप बॉयज हो और कोई अच्छी सुंदर प्यारी लड़की आपकी क्लास में आ जाए तो आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ जरूर देखेंगे। तो मान लो आप हो पॉजिटिव चार्ज और वो लड़की जो आई है वो है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन है, एक आकर्षण का बल लगा। ठीक उसी तरह से अगर प्लेट पे आप देख रहे हैं कि ये वाला प्लेट जो है निगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड का प्लेट है, तो इसकी तरफ कौन जाएगा, Na+ जाएगा। Cl- कभी भी निगेटिव प्लेट की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों समान आवेश हो जाएंगे। हमने क्या कहा कि विपरीत आवेशी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हम प्रतिकर्षण की बात करते हैं तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, यानी माइनस के पास माइनस वाले को ही भेजते तब वहां पे प्रतिकर्षण होता। ठीक है। अगर आकर्षण करवाना है तो माइनस के पास हम हमेशा प्लस वाले को भेजेंगे, यानी कि माइनस जो टर्मिनल है, कैथोड का जो प्लेट है, वहां पे Na+ चला जाएगा और ये जो प्लस वाला टर्मिनल है यानी एनोड का जो प्लेट है, यहाँ पे Cl- चला जाएगा। इतनी चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है, ये बेसिक नॉलेज है, क्लास 8 में आपने पढ़ रखा होगा, या अगर मान लो 8 में नहीं पढ़ा तो 9th में तो जरूर ही पढ़ रखा होगा। ठीक है। तो ये इतना ही चीज आपके फैराडे ने यूज किया था अपने कह सकते हैं कि लैब प्रोडक्ट में। ठीक है। यानी सबसे पहले सेल लिया था, सेल में हमने 2 धातु की प्लेटें डाली। अब ये जो धातु की प्लेटें हैं, इन प्लेटों को ही इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ये बेसिक चीज है, धातु की प्लेट को ही इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। कहीं पे धातु की प्लेट लिखी है तो उस बड़े शब्द की जगह आप छोटा शब्द यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये इलेक्ट्रोड लिया है,
अब ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, हम इसका नियम क्या देंगे, फैराडे ने अपना प्रथम नियम क्या दिया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फैराडे का प्रथम नियम ये हो जाएगा कि इस नियम के अकॉर्डिंग जब भी वैद्युत अपघटन कराया जाता है, जब भी वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो वैद्युत अपघटन कराते समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला जो आवेश होगा, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, पदार्थ कौन है तो NaCl एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, हमने पहले लिख दिया वैद्युत अपघट्य लिखा है, लोग पदार्थ भी लिख देते हैं। अब प्रॉपर हो गया क्या, NaCl वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया। तो इस इलेक्ट्रोड पर जब भी आप वैद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड पर इन दोनों पदार्थ यानी कि Na इधर की साइड माइनस प्लेट साइड और Cl प्लस की साइड जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन ये हो जाएगा, डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हो जाएगा क्या कि वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन के समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा तथा प्रवाहित आवेश, पदार्थों की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती होगा, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यही फैराडे ने पहला नियम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा परिभाषा क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की जो मात्रा है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है, ठीक है। ये हो गया क्या, या लिख सकते हैं समानुपाती होती है, एक ही चीज है, होता लिखे या होती लिखे, ठीक है। तो ये हो गया डिफिनीशन। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लेकिन उसके पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, हमने क्या कहा डिफिनीशन में कि फैराडे ने बताया है कि वैद्युत अपघटन जब आप कराते हैं, वैद्युत अपघटन कैसे हो रहा है, हमने बताया यही कि जब भी वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी तो ये जो आयन है यानी NaCl जो पूरा है, नमक जो पूरा है वो दो आयन्स में टूटेंगे। जब भी आपको Na प्लस में Cl माइनस में दिखेगा, इसका मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रोड्स पर धारा का फ्लो कराया गया है, धारा को बहाया गया है, क्योंकि वैद्युत अपघट्य पदार्थ तभी अलग होते हैं, तभी आयंस में टूटते हैं जब उनको धारा दिया जाए, जब उनको आवेश या चार्ज दिया जाए, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत अपघटन कराते समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए जो पदार्थ की मात्रा है यानी Na की मात्रा और Cl की मात्रा है वो प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होगा। अब आप कह रहे होंगे सेल में कहीं तो आवेश नहीं दिख रहा है, कहीं पे चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको आयंस तो दिख रहे हैं ना, आयंस दिखने का मतलब ये है कि चार्ज का फ्लो कराया गया है, क्लियर। आवेश दिख नहीं रहा है लेकिन आवेश का फ्लो जरूर कराया जाता है जब भी वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी। आप चाहें तो एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, वैद्युत अपघटन की क्रिया तभी होगी जब इनमें आवेश का प्रवाह कराया जाएगा, ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं। बाकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा, परिभाषा से ही फॉर्मूला बनाएंगे कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा को मान लेते हैं क्या है, W है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा हमने मान लिया कैपिटल W है, जो कि समानुपाती है, समानुपाती का निशान लगा दिया किसके, प्रवाहित आवेश के। अब आवेश को हम फिजिक्स में कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल q से, तो यहां भी वही लिखेंगे स्मॉल q, ठीक है। ये जो एक कॉमन फॉर्मूला आ गया है W समानुपाती क्यों, ये किससे आया, हमने डिफिनीशन से बना लिया, जहां पे W क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा है और प्रवाहित आवेश जो है वो क्या है, Q है, क्लियर। अब यहां से जब भी हम इस प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कॉमन नियतांक लिखेंगे, नियतांक राशि लिखेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, देखिए W इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, Z इंटू Q। अब ये Z क्या है, तो Z ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाने पर यानी कि समानुपाती का निशान जब भी हटाएंगे तो यहाँ पे एक Z का सिंबल लिखते हैं, Z नियतांक को लिखते हैं।
अब आपको पता होगा, बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, आवेश यानी कि चार्ज का एक फॉर्मूला होता था Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ पे चार्ज का वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, Q इक्वल टू आई इंटू टी वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं और इस Q का मान अगर हम इस वाले इक्वेशन में रख दें, W इक्वल टू जेड इंटू क्यू वाले इक्वेशन में रख दें, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ये जो फॉर्मूला बन के आया है W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, ये ही फॉर्मूला क्या है, फैराडे का प्रथम नियम का मेन फॉर्मूला आ जाता है। और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले पे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल W इक्वल टू कैपिटल Z इंटू स्मॉल आई इंटू स्मॉल टी। अब आई इंटू टी कहां से आया, तो आवेश का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, आवेश Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी होता है। हमने कुछ नहीं किया, सीधे सिंपल डिफिनीशन से एक फॉर्मूला जनरेट किया कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा को हमने मान लिया कैपिटल W, जो कि समानुपाती होता है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग किसके, प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। तो हमने वही चीज किया कि कैपिटल W को समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल कर दिया किसके, आवेश Q के। अब आवेश Q का एक सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है I इंटू टी का, तो इस वाले इक्वेशन में जब भी हम प्रोपोर्शनल का नियतांक हटाएंगे, ये सिंबल हटाएंगे, तो एक नियतांक Z लेते हैं और इस Z को वैसे ही रहने देंगे। Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, तो यहाँ पे I इंटू टी रखेंगे तो एक पहला फैराडे का नियम आ जाएगा, जो कि क्या है, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे W क्या है, W क्या है, Z क्या है, I क्या है और T क्या है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप तभी लगा पाओगे जब आपको फॉर्मूले में जितने भी सिंबल्स है उनका मान पता हो, उनको कहते क्या है ये पता हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कैपिटल W है वो क्या है, कैपिटल W है इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट पदार्थों की मात्रा है, ठीक है। कैपिटल W क्या है, पदार्थों की मात्रा है। उसके बाद Z आ जाता है, Z आपका क्या है, Z है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया। उसके बाद धारा I हो जाएगा, I क्या है, धारा है। और T आपको पता है कि समय होता है, क्या होता है, समय होता है। ये चीजें क्लियर हो गई। ये हो गया आपका फैराडे का प्रथम नियम, जिसमें सबसे पहले हमने समझा कि फैराडे ने लैब में ये चीज कैसे प्रूव किया था, या कह सकते हैं कि फैराडे का नियम लैब के थ्रू कैसे दिया गया था। तो एक सेल हमने सबसे पहले लिया, इस सेल में हमने जो सोल्यूशन लिया है वो कोई एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ का सोल्यूशन लिया है। तो ये जो पूरा सेल बन गया, मान लेते हैं पूरा सेल ही क्या है, NaCl का सेल है, ठीक है। अब सेल का मतलब है कि इसमें 2 प्लेटें जरूर होंगी। अगर आप अर्ध सेल लेते हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सेल खाली ले रहे हो तो इसका मतलब उसमें 2 धातु की प्लेटें जरूर होंगी, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं अगर आप किताबी लैंग्वेज की बात करें, क्लियर। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लिया हमने, एक माइनस चार्ज का और एक प्लस चार्ज का। माइनस चार्ज को कैथोड नाम दिया, प्लस चार्ज को एनोड नाम दिया। जब भी हम वैद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे तो धारा प्रवाहित करने पर ही वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है। जैसे ही वैद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे, Na जो माइनस चार्ज की तरफ चला जाएगा और Cl प्लस चार्ज की तरफ चला जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसका नियम क्या हो जाएगा कि वैद्युत अपघटन कराते समय इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थों की मात्रा है, यानी कि Na की मात्रा और Cl की मात्रा, ये समानुपाती हो जाएगा किसके, आवेश Q के। इसी से हमने यहाँ पे एक नियम निकाल लिया, जो कि क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। एक चीज अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि फैराडे का प्रथम नियम और सेकंड नियम में कॉमन बात क्या है, ठीक है। लास्ट में बताएंगे जब दोनों लॉ हम पढ़ लेंगे। पहले ये फैराडे के प्रथम नियम का स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर देखते हैं फैराडे ने अपना सेकंड लॉ क्या दिया था। सेकंड लॉ सेम इसी की तरह है, बस आपको वहां पे एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फैराडे का दूसरा नियम क्या था। दूसरा नियम भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। वहां पे हमने क्या किया था, पहले नियम में केवल एक सेल का लिया था घोल, यानी कि एक सेल का ही हमने विलयन लिया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 सेल को ले रहे हैं। मान लिया हमने पहला जो वैद्युत अपघट्य सेल का विलयन लिया है वो क्या लिया है, ये मान लेते हैं कि NaCl का क्या हो गया, NaCl का विलयन हो गया, या कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य NaCl का सेल हो गया, ठीक है।
विलयन कहना ज्यादा आसान होगा। वैद्युत अपघट्य NaCl का सबसे पहले हमने सोल्यूशन ले लिया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे हम लेते हैं ZnSO4, ठीक है, यानी कि जिंक सल्फाइड का हमने क्या ले लिया, सोल्यूशन ले लिया। फिर से हम क्या करेंगे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को ले लेंगे। तो मान लीजिए ये वाला हो गया आपका प्लस माइनस चार्ज और ये वाला हो गया आपका प्लस चार्ज। सेम इसी तरह दूसरे सेल का भी ये हो गया माइनस टर्मिनल, ये हो गया प्लस टर्मिनल। अब जिधर माइनस है उसके पूरे प्लेट पर माइनस चार्ज फैल जाएगा, जिधर प्लस है उसके पूरे प्लेट पे प्लस चार्ज फैल जाएगा। ये नॉर्मल चीजें हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ रखी होगी कि कहीं भी एक आवेश को लेते थे तो वो आवेश पूरे प्लेट पे या पूरे गोले पे फैल जाता था। सेम उसी तरह से यहाँ पे प्लेटों के साथ भी होता है, सेल के टर्मिनल के साथ भी होता है। क्लियर। अब माइनस का मतलब क्या है, कैथोड, और प्लस का मतलब है एनोड। ये तो आपको चीजें क्लियर ही होंगी। अब इसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने सेल क्या लिया है, दो अलग सेल लिए हैं, यानी कि दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थों का विलयन लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफिनीशन आपका हो जाएगा कि यदि समान वैद्युत धारा, अगर हम क्या करें इन दोनों सेलों में, या कह सकते हैं दोनों वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जो विलयंस हैं, इन विलयन में अगर हम क्या करें एक समान वैद्युत धारा एक समान लिमिटेशन समय के लिए प्रोवाइड करें, एक समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों या वैद्युत अपघट्य के पदार्थ में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो आयंस की मात्रा है, या कह सकते हैं पदार्थों की जो मात्रा है, इस बार क्या हो जाएगा, पदार्थों की मात्रा W जो है वो तुल्यांकी भार E के समानुपाती हो जाता है। यही चीज हम बोल रहे थे, क्या चीज कॉमन है, कॉमन यही चीज है कि इस बार जो इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित या मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा कैपिटल W है, वो समानुपाती इस बार किसके हो जाएगा, E के समानुपाती होगा। ठीक है, ये यही चीज आपका कॉमन था। पहले क्या होता था, जब हमने प्रथम नियम फैराडे का देखा था तो वहां पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा थी वो समानुपाती होती थी किसके, आवेश Q के, यानी कि W समानुपाती होता था आवेश Q के। अब केवल एक चेंजेस हमने किया है कि इस बार हमने दो से ले ली है, यानी कि दो वैद्युत अपघट्य पदार्थों का विलयन लिया है। अब दो वैद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन के लिए डिफिनीशन क्या हो जाएगा फैराडे का, हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, यानी कि इन दोनों सेलों में एक ही वैद्युत धारा हम भेज रहे हैं और एक लिमिट समय के लिए, मान लो पहले सेल में हमने जो वैद्युत धारा भेजी वो 5 मिनट के लिए भेजी है, तो सेम दूसरे सेल में भी वही वैद्युत धारा, उतने ही मात्रा की वैद्युत धारा 5 मिनट समय के लिए ही अगर भेजेंगे, तब जाके भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य पदार्थों में जो प्रवाहित की गई धारा है वो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली, यानी अब इनके इलेक्ट्रोड्स पर देखो यहाँ पे Na यहाँ पे आ जाएगा और Cl यहाँ पे Zn प्लस में और SO4 माइनस में टूट जाएगा। तो यही जो पदार्थों की मात्रा है, ये पदार्थों की मात्रा W जो हो जाएगी वो तुल्यांकी भारों इन दोनों पदार्थों के, यानी NaCl के और ZnSO4 के तुल्यांकी भारों E के समानुपाती हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल W इज इक्वल टू, या कह सकते हैं समानुपाती किसके हो जाएगा, प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तुल्यांकी भार E के। अब हमने सेल 2 लिया है, दो सेल का घोल लिया है, यानी कि दो वैद्युत अपघट्य पदार्थों का घोल लिया है, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य पदार्थों का यूज किया है। तो इसके अकॉर्डिंग दो फॉर्मूले बनेंगे। पहले वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा W1 समानुपाती E1, यानी ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। सेम इसी तरह दूसरे वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए जो इलेक्ट्रॉन पर प्रवाहित पदार्थों की मात्रा कैपिटल W है, ये हो जाएगा W2 समानुपाती E2 के। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चाहे यहीं पे इक्वेशन बना लो, या फिर अगर आप इसके नियतांक का जब यूज कर लेंगी वहां पे भी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नियतांक का यूज करने के बाद ही इक्वेशन बनाएंगे। ये चीज क्लियर हुआ कि कैसे W1 हो गया और E1 हो गया। पहला हमने वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए ये वाला जो फॉर्मूला हमने बेसिक अपने डिफिनीशन से निकाला है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित या इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा कैपिटल W समानुपाती होता है तुल्यांकी भारों के। ये फैराडे ने अपने नियम में बताया था। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा, पहले वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए
कैपिटल W1 समानुपाती E1 के। E1 क्या है? तुल्यांकी भार है, ठीक है, पहले इस वैद्युत अपघट पदार्थ के लिए। अब दूसरे वैद्युत अपघट पदार्थ के लिए इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा हम ले लेंगे कैपिटल W2 समानुपाती E2 के। अब जब यहाँ पे समानुपाती का नियतांक हटाएंगे तो अब यहाँ पे आप Z नहीं लिखेंगे, Z की जगह आप यहाँ पे K लिखेंगे। क्यों? क्योंकि Z आप तब लेते हो जब आप केवल एक सेल लेंगे, एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ का सॉल्यूशन लेंगे। लेकिन हमने क्या किया है? दो सेल लिया है, दो वैद्युत अपघट्य पदार्थों का सॉल्यूशन लिया है। तो यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनल का नियतांक यानी कि ये चिन्ह जब भी हटाएंगे तो K लगाएंगे, कांस्टेंट क्या होगा? K होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W1 इज इक्वल टू K इंटू E1। ये हो गया पहला इक्वेशन, पहला समीकरण। सेम इसी तरह से W2 का भी करेंगे तो W2 इज इक्वल टू K इंटू E2 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को भाग दे देंगे तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वही फैराडे का सेकेंड लॉ हो जाएगा। समीकरण 1 लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 पर 2 का भाग करने पर जब आप भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साइड ही रखेंगे और राइट को राइट के साइड भाग देंगे, यानी कि W1 अपान W2 कर देते हैं इज इक्वल टू K इंटू E1 अपान K इंटू E2। अब यहाँ पे W1 W2 तो कटेगा नहीं, E1 और E2 भी नहीं कटेगा, तो कौन कॉमन है इसमें? कॉमन यही आपका नियतांक K है, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? बच जाएगा W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2, ठीक है। ये हो गया फैराडे का दूसरा नियम। ये सेकेंड लॉ पे भी कई सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें W1 क्या है? W1 है पहले वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा। W2 क्या है? दूसरे वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा। और E1 E2 क्या है? इन दोनों वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए इनका तुल्यांकी भार है। क्लियर? तो कहीं भी W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2 दिखेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि फैराडे के दूसरे नियम की बात हो रही है, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको क्या दिख जाए? आपको दिख जाए W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T दिख जाए तो इसका मतलब है फैराडे के प्रथम नियम की बात हो रही है, यानी कि केवल Z इंटू I इंटू T दिख रहा है तो फैराडे का प्रथम नियम का फॉर्मूला है। और कहीं पे W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2 लिखा है तो फैराडे के दूसरे नियम का फॉर्मूला है। क्लियर? तो ये हो गया फैराडे का दोनों नियम, हमने डिटेल में देख लिया। सबसे पहले हमने देखा कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, उसमें हमने केवल एक सेल लेके डिफिनीशन को समझ लिया था। सेकेंड नियम में इन्होंने क्या किया था? फैराडे ने दो सेल लिए थे और दो सेलों के लिए दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया था। उसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन इनका क्या हो गया था कि यदि समान वैद्युत धारा हम इन दोनों सेलों में प्रोवाइड कर रहे हैं समान समय के लिए तो वैद्युत अपघट्य में जो प्रवाहित की गई धारा है वो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा तथा तुल्यांकी भार E के समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि W समानुपाती E के। अब ये जब W समानुपाती E का जो फॉर्मूला है दोनों सेलों के लिए लगाएंगे तो W1 समानुपाती E1 और W2 समानुपाती E2 के बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन जब हम बना लेंगे यहाँ पे नियतांक लगाने के बाद दोनों का भाग देंगे तो मेन फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा? मेन फॉर्मूला आ जाएगा W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, ठीक है। तो ये हो गया फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी दोनों नियम। बस एक ही टॉपिक आपको इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करना था। तो आई होप जो ये वीडियो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा डिटेल में और इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में अब आप चाहें तो खुद भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिकल स्पेशलिस्ट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट होगा आपको पहली बात तो ये टॉपिक्स नोट करने हैं जो कि आपने शायद कर लिए होंगे हमारे साथ साथ ही। अगर नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने का जब हम मौका देते हैं तो आप वहां पे स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर सकते हैं। पहले लेक्चर को कंटिन्यूअसली देख लीजिए, समझ लीजिए चीजों को, फिर नोट कीजिए, ठीक है।
और उसके बाद एक बार रीडिंग कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जो भी बची खुची डाउट होगी अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर फिर भी डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको बता ही दिया है, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट से डाउट यहाँ पे या इंस्टाग्राम आईडी भी है, बता दिया ऑलरेडी, वहां पे पूछ सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोलराउस का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कोलराउस, ठीक है। वो नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी जो दोनों नियम है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप याद रखिएगा। यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम जब होगा तो आप ये चीज बोलेंगे। ऑलरेडी हमने आपको प्रूफ दिया है। अगर आपको कई बच्चे जो सोच रहे होंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो या कह सकते हैं कि जो टॉपिक्स है वो नहीं आते, तो पहले जाके प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखें, जो हमने अगले साल पढ़ाया हुआ है। हमने प्रूफ वीडियो भी डाल रखा है, वहां से जाके देख सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी आपके ऊपर है, आपका मन है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, वरना और चैनल भी है, वहां पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।